जय हिंद दोस्तों। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में पिछली बार धार्मिक और सामाजिक सुधार पढ़ लिए थे जो उस समय 1858 के बाद जो भी धार्मिक सुधार हुए, चाहे तो हिंदुओं में रहा हो, चाहे सिखों में रहा हो, ईसाइयों में रहा हो, पारसियों में रहा हो, मुस्लिमों में रहा हो, उसका अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। इसी के आगे एक वीडियो उसी जुड़ा हुआ सामाजिक सुधार की बात करते हैं। देखिए, जब हम सामाजिक सुधार की बात, यही भी सामाजिक सुधार भी लगातार 1900 ईस्वी तो पहले आपको बताया था 1829 में जब सती प्रथा का दमन हुआ, तभी सामाजिक सुधार थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था। लेकिन इसने थोड़ा और तीव्र रूप ले लिया था जब 1885 के बाद लगभग एक और ज़्यादा लोग जागरूक हुए, पढ़े लिखे सामने आए, उन्होंने रूढ़वादी प्रथा का विरोध किया। तो इस सामाजिक सुधार में हमारा जो मेन दृष्टिकोण रहेगा वो तत्कालीन परिस्थितियों पर रहेगा कि चाहे तो दलितों की स्थिति रही हो, चाहे तो महिलाओं की स्थिति रही हो, चाहे तो पिछड़े वर्गों की स्थिति रही हो, चाहे तो गरीबों की स्थिति रही हो। मतलब समाज जो है वो विभाजित है। ये तो सभी को पता है कि भारत में वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही, जाओ जाति के आधार पर ही सारे काम होते हैं। आज भी जाति एक बड़ा फैक्टर है राजनीति में भी। तो देखिए, तो उस पर हम लोग नहीं जाना चाहिए। हम लोग ये चाहे कुछ करेंगे कौन कौन से सुधार करने का प्रयास किए गए उस समय। कुछ ब्रिटिश काल की, लगभग ब्रिटिश काल के 1947 के पहले का ही है। इसमें जितना भी सुधार है 1945 के शायद की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, हम पहले समझ लेते हैं सामाजिक समस्याएं उसमें क्या थी। अगर हम सबसे पहले सामाजिक समस्याओं की बात करें तो स्त्रियों की असमानता, स्त्रियों के साथ अपमानजनक व्यवहार होना, स्त्रियों को पुरुषों के बराबर न मानना, उसके साथ साथ चाहे तो दलितों की स्थिति की छूआछूत की भावना रही हो, चाहे तो ये मान रहा जा रहा हो कि कुछ जातियों का इस काम के जातियों के आधार पे काम का विभाजन होगा कि मतलब जो बड़े वर्ग के लोग हैं वो पूजा पाठ कराएंगे और जो पिछड़े दलित हैं वो साफ सफाई से लेके गंदे सारे काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक तरीके से जो ये देश में एक चल रहा था कि भाई जाति क्या होती है, जाति के नाम पे हम इस तरह से क्यों गए। जो व्यक्ति इस जात में पैदा हुआ तो उसको बड़े अच्छे काम मिल रहे हैं, जो दूसरी जात में पैदा हो गया तो इस तरीके की असमानता के खिलाफ काफ़ी विद्रोह हुआ। तो सबसे पहले इसमें देखिए नाम कुछ मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ज्योतिबा फूले हो गया, गोपाल हरि देशमुख हो गया जिन्हें लोकहित भी कहा जाता था। उसके बाद लोकहितवादी जस्टिस राणा डे हो गया, के डी तेलंग हो गया, बी एल माराबारी हो गया, डी के कार्वे हो गए, सतीपाद बनर्जी हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गया, वीर सलिंगम, ईवी रामास्वामी पेरियार और साथ भीमराव अम्बेडकर हो गए। इन लोगों ने क्या किया, मेनली इनका उद्देश्य जो था पिछड़े वर्गों के या दलितों की स्थिति के सुधार के लिए था। इन्होंने कैसे जैसे अपने उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, लघु चित्र कथा हो गई, इसके द्वारा इन्होंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। 1960 के दशक 30 के दशक में तो इस आंदोलन ने और जोर पकड़ा। साथ ही ज़्यादा स्त्रियों की स्थिति की हम लोग पहले चर्चा करते। देखिए, स्त्रियों का अपना कोई वजूद एक तरह से नहीं होता था, वो पुरुष पर ही डिपेंड रहती थी। आय का साधन जो होता था पुरुष के माध्यम से होता था, जो भी पुरुष के आदेश, मतलब कोई अपनी एक इंडिपेंडेंट पहचान नहीं थी। उसके साथ साथ स्त्रियों को तलाक का अधिकार नहीं था। स्त्रियों को पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकता था, लेकिन स्त्रियों को केवल एक ही विवाह करने का अधिकार होता था। स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, स्त्रियों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता। सती प्रथा थी। सती प्रथा के कारण क्या होता था, जो अगर किसी स्त्री की पति की मृत्यु हो जाती है तो उसको भी जल मारना पड़ता था। विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था। बाल विवाह की प्रथा पहले थी। 15 साल, 17 साल, 10 साल की लड़कियों की शादियां हो जाया करती थी। उसके साथ साथ मतलब स्त्रियों के प्रति एकदम नकारात्मक सोच सभी में थी, चाहे तो हिंदू धर्म में रहा हो, चाहे इस्लाम में रहा हो, चाहे सिखों में रहा हो, चाहे ईसाइयों में रहा हो। तो स्त्रियों के प्रति जो एक पुरुषवादी दृष्टिकोण था बहुत ही संकुचित था। तो इसके खिलाफ काफ़ी पुरुषों ने ही बल्कि विरोध किया इसका। बाद में पुरुष, भाई स्त्रियाँ तो वैसे भी रही थी, स्त्रियों में तो कोई जन जागरूकता थी ही नहीं कि वो विरोध कर सके, ना ही इतनी क्षमता थी उस समय। तो कुछ पुरुषों ने जो पढ़े लिखे पुरुष रहे, जिसे मैंने विद्यासागर क्या बताया। अभी आपको बताऊँ कि आगे की ज्योतिबा फूले ने भी उसमें काफ़ी प्रयास किया। डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने तो समाज में अनुच्छेद जब कानून बना तो अनुच्छेद 14 और 15 ही जोड़ दिया। उसके साथ तो स्त्रियों की दशा को सुधार के लिए 1956 में एक एक्ट आया था, 1955 में आया था हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिसमें कि स्त्रियों के अपने पिताजी की संपत्ति पे कुछ अधिकार मिलता था। आज क्या होता है भाई, स्त्री की शादी होगी, वो अपने परिवार चली जाती है, ससुराल चली जाती है, तो उसके लिए मायका उसका छूट ही जाता है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 में जो आया था, हिंदू उसको सक्सेशन एक्ट बोलते हैं, उसमें ये था कि कुछ महिलाओं को भी पिता की संपत्ति पे अधिकार। ये मामला देखिए आज भी चलता रहता है अक्सर।
कि भाई महिलाओं को भी कुछ अधिकार मिलना चाहिए। तो ये थोड़ा सुधार हुआ। 1956 में एक एक्ट आया था, हिंदू रीमैरिज एक्ट। इसमें क्या था, हिंदू औरतों को दोबारा पुनर्विवाह करने की इजाज़त दी गई थी। मतलब विधवाओं की स्थिति उसमें बहुत ज़्यादा खराब थी, विधवाओं को कोई सम्मान नहीं होता था, विधवाओं को एक अलग ही जिंदगी दुनिया जीनी पड़ जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके करके कुछ थोड़ा बहुत अधिकार देने की कोशिश की गई। हिंदू और मुस्लिम को सामाजिक स्थिति और मान सम्मान थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास किया गया। ठीक है, इसके लिए शिक्षा का प्रसार करना, उसके साथ विधवाओं के पुनर्विवाह करना, उसके बाद विधवाओं को दशा सुधारने, बाल विवाह को रोकने, स्त्रियों को पर्दे से बाहर, पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा थी, आज भी बहुत सारा है कि स्त्रियों को पर्दे से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता था। ठीक है, एक पत्नी प्रथा का प्रचलित करने, मध्यम वर्गीय स्त्रियों के व्यवसाय या सरकारी रोजगार में जाने की योग्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत, मतलब स्त्रियों को थोड़ा बहुत अधिकार देने की बात की गई। लाल डफरिन के बारे में मैंने आपको बताया, तो उसकी पत्नी के नाम पे एक अस्पताल, लाल लेडी डफरिन का अस्पताल भी खोला गया। मतलब थोड़ा थोड़ा महिलाओं को जो है अधिकार देने की शुरुआत की गई। लेकिन जब 1905 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन ने तेजी पकड़ी तो 1918 में तो महिलाओं का योगदान और ज़्यादा बढ़ गया। इस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। उसके साथ साथ ये शराब की दुकानों में शराबबंदी का कोशिश करने लगी। उसके साथ साथ या सहयोग आंदोलन में इन्होंने अपना अच्छा काफ़ी योगदान दिया। तो कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय महिलाओं कई प्रश्न भी आ सकता है, स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का चर्चा करें तो थोड़ा थोड़ा आप इन सबको लिख सकते हैं कि महिलाओं को कुछ अधिकार दिए गए। 1917 में तो सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना के लगभग 25-22-23 साल बाद, 30 साल बाद लगभग क्या हुआ कि एनी बेसेंट जो कि विदेशी महिला थी को पहला कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। 1925 में सरोजिनी नायडू को पहली बार कांग्रेस के अध्यक्षता कानपुर अधिवेशन की दिखी। तो अभी देखिए, जहाँ एक तरफ औरतों को निकलने नहीं चाहिए, थोड़ा तो कुछ तो अधिकार मिलना शुरू होगा, तो सामाजिक सुधार में दिशा में कुछ तो कदम बढ़ा ही दिए गए। लेकिन अभी मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा महिलाओं की तरफ कदम बढ़ाया गया। 1927 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। पूछा भी गया था ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई, 1927 में हुई। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया 1956 में, 1925 जिसमें कि पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार दिया गया। 1955 में विधवा रिमैरिज एक्ट है, जिसमें विधवाओं के पुनर्विवाह की थोड़ा बात चर्चा की गई। उसके साथ लेकिन अब भी बहुत सारी समस्याएं थी, दहेज लेने की समस्याएं, स्त्रियों को बाहर ना निकलने की समस्या, अभी तक समस्याएं चल रही है। उस समय आज से 150 साल 100 साल पहले की स्थिति तो आप समझ ही सकते हैं कितनी ज़्यादा हालत ख़राब रही होंगी। उसके साथ स्त्रियों के लिए दहेज ये व्यवस्था कर दी गई कि भाई स्त्रियों को भी थोड़ा शिक्षा मिले, थोड़ा उनको भी बाहर निकलने का एक अवसर मिले, उनको भी सेल्फ डिपेंडेंट रहने का अवसर देने की प्रयास किया गया। तो इस तरीके से आप स्त्रियों के सुधार के बारे में थोड़ा थोड़ा करके लिख सकते हैं। अब हम आते हैं जाति के विरुद्ध संघर्ष। देखिए, जाति भारत की सच्चाई और बुराई दोनों है। जाति जो नहीं जाती वही जाति होती है। ठीक है, जाति के आधार पे ही काम होते थे सारे, आज भी जाति के आधार पे कितना सारा लड़ाई झगड़ा विवाद होता रहता है। लेकिन हम बात करते हैं पहले जाति, एक विशेष वर्ग हुआ करता था जिनको लोग दलित समाज आज कहते हैं, 20% लगभग जिनकी जनसंख्या है। इनकी हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब थी जाति को लेकर के कि इन्हें बड़ी जातियों के साथ बैठने, मंदिर जाने, कुओं में जाने, सार्वजनिक स्थानों पे जाने, बड़े घर के लोगों के सामने से निकलने, लोगों के साथ बैठने तक की मनाही हुआ करती थी। जातिगत निर्योग्यता इतनी ऊपर लाद दी गई थी कि ये शोषित बिल्कुल समाज हो गया था। तो बाद में क्या हुआ, सच्चिर भारत में तो बहुत ज़्यादा था। ब्राह्मणों या बड़े वर्गों के जो जातियों के लोगों के साथ इनका उठना बैठना नहीं हो सकता था, खाना पीना शादी विवाह ये तो हो ही नहीं सकता था। तो इस तरीके से छुआछूत की भावना बहुत ज़्यादा थी। इनके साथ हमेशा अपमानजनक व्यवहार किया जाता था, इन्हें जन्मगत निर्योग माना जाता था। इनको ये नहीं कहा जाता था कि तुम भी इंसान हो। इनसे ये कहा जाता तुम इस जाति के हो, तुम इस जाति के हो, तुम इधर आने के काबिल नहीं हो, तुम मंदिर में जाने के लायक नहीं हो, तुम कुओं में पानी भरने के लायक नहीं हो, तुम्हें तालाब में गंदा पानी पीना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से जाति के नाम पे इतना ज़्यादा एक तरीके से उत्पीड़न होता था, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी ने भी काफ़ी प्रयास किया। उन्होंने तो 1932 में एक हरिजन संघ की स्थापना की थी। हरिजन संघ का मतलब था, हरि मतलब होता भगवान, भगवान के लोग, मतलब ये कहा कि ये मामूली लोग नहीं है जो दलित हैं, ये भगवान के लोग हैं, इनका तो सम्मान होना ही चाहिए। खैर
डॉक्टर अम्बेडकर को इस बात से नाराजगी थी, हरिजन शब्द का उपयोग करते थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो पूरा जीवन ही दलितों के उत्थान के लिए खपा दिया। उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 17 जोड़ा। अनुच्छेद 17 क्या था? अस्पृश्यता का उन्मूलन। पूरे मूल अधिकार में मैंने आपको बताया था ये बात कि पूरे मूल अधिकार में अनुच्छेद 17 ही है। मूल अधिकार राज्य के खिलाफ व्यक्ति को मिले हुए हैं, लेकिन जो अनुच्छेद 17 है मूल अधिकार, वो व्यक्ति और राज्य दोनों के खिलाफ किसी व्यक्ति को मिले हुए हैं। मतलब कि एक तरह से अनन्य अधिकारी की, मतलब मुझे कोई अगर मान लीजिए मैं दलित जाति का हूँ, मुझे कोई ऊंची जाति का व्यक्ति अगर अपमानजनक भाषा बोलता है तो मैं उस व्यक्ति के खिलाफ जाके रिपोर्ट दायर कर सकता हूँ। और सरकार अगर दलित होने की वजह से या अपमानजनक मेरे साथ व्यवहार करती है तो सरकार के खिलाफ तो पूरा अनुच्छेद पूरा मूल अधिकार ही है। तो इस तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ज्योतिबा फूले ने तो पूरा जीवन ही पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अपना लगा दिया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए सबसे पहले स्कूल खोला। उसके साथ साथ उन्होंने जीवन भर छुआछूत की खिलाफत की। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो जाति प्रथा की व्यवस्था थी, जाति के नाम पे ही लोगों को अपमानजनक व्यवहार करना, जाति के नाम पर ही योग्यता नियोग्यता निर्धारित करना, जाति के नाम पे ही शादी विवाह से लेकर के सारे कर्मकांड करना, ये कहीं ना कहीं एक देश में अराजकता की स्थिति पैदा कर सकता था। इसलिए संविधान में जाति उन्मूलन के लिए पूरी बात की गई। जाति उन्मूलन, जातिवाद उन्मूलन की बात की। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ आपको महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर का व्यू बता देता हूँ। अक्सर प्रश्न में आता है कि महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के लक्ष्य समान थे लेकिन रास्ते अलग थे, क्यों? डॉक्टर अम्बेडकर महात्मा गांधी का बहुत सम्मान करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर का भी पूरे देश में आज भी सम्मान है, लेकिन दोनों की विचारधाराओं में मतभेद था। महात्मा गांधी भी दलितों के समर्थक थे, पिछड़ी जातियों के समर्थक थे, डॉक्टर अम्बेडकर भी समर्थक थे। अंतर ये था कि महात्मा गांधी का मानना था जाति नहीं खत्म होना चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए। मतलब ये कि ऊंचे वर्ग के लोगों को अपने हृदय परिवर्तन करने की ज़रूरत है। उन्हें पिछड़े जातियों के साथ, दलितों के साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए, उन्हें भी साथ लेना चाहिए, उनके साथ भी सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, लेकिन जाति खत्म नहीं हो। भाई मान लीजिए कोई जाति के व्यक्ति अगर वो साफ सफाई का काम करता है तो जाति के पहले उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत इस बात से है कि इनके साथ अपमानजनक व्यवहार न किया जाए। इसके विपरीत डॉक्टर भीम अम्बेडकर मानते थे कि जाति ही समस्या, जातिवाद की समस्या का कारण है। मतलब कि अगर जाति को खत्म कर दिया जाए, एनिलिशन ऑफ कास्ट में उन्होंने लिखा भी है, एक बुक उन्होंने लिखी एनिलिशन ऑफ कास्ट, मतलब जाति का उन्मूलन। उनका मानना यह था कि अगर ये जाति ही खत्म हो जाए, कोई जाति ही ना रहे, तो संभव है कि ये जो जाति के खिलाफ जो अपमानजनक व्यवहार हो रहा है ये ना हो। उनका मानना था। मैं आपको दोनों का दृष्टिकोण बता रहा हूँ, कौन सही है कौन गलत। वैसे तो देखा जाए तो महात्मा गांधी यहाँ ज़्यादा सही होते, क्योंकि संभव ही नहीं आप जाति को ख़त्म कर दें, जो लोगों के ब्लड में जा चुका है जाति, उसको कैसे कर दें। हाँ ये है कि लोगों का हृदय परिवर्तित करके आप इस जाति के नाम पर जो अपमानजनक व्यवहार किया जाता है इसको ख़त्म कर सकते हैं आप। संभव ही नहीं, जाति खत्म करना कोई तैयार ही नहीं होगा। तो ये दोनों के विचारों में और भी कई मतभेद हैं डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी। श्री नारायण गुरु तो जी दक्षिण भारत में ही एक मतलब दलितों के नेता थे। उनका एक जाति मानव जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। उनका मानना था कि एक जाति हो मानव जाति, एक धर्म हो इंसानियत, और एक ईश्वर हो, बस सभी लोग सभी को माने। तो शायद इससे जाति की प्रथा के प्रति जो सामाजिक भेदभाव है ये दूर कीजिए। कि सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, कितना सही होगा कितना गलत ये तो आज तक देखी नहीं। जब आज तक जाति है तो कहाँ जाति खत्म, व्यवस्था खत्म हो पाए। 1920 में दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मणों ने एक आत्मसम्मान आंदोलन चलाया, जिसमें मंदिरों में भी दलितों के प्रवेश के लिए प्रयास किया गया कि भाई दलित भी मंदिर में जा सके, पूजा पाठ कर सकें। इसके साथ साथ डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने एक बार जनेऊ तोड़ो अभियान चलाया। एक बार उन्होंने ये आंदोलन चलाया था कि भाई दलितों को भी कुएं के पानी में पीने के लिए अधिकार दिया गया, तालाब में जाके नहाने का अधिकार, मतलब बहुत सारा दलितों को लेकर के उन्होंने बहुत बड़े बड़े आंदोलन चलाया। डॉक्टर भीम अम्बेडकर का इसीलिए मानना था कि देखिए कि अभी हम ब्रिटिश शासन के अधीन हैं। कोई भी ब्रिटिश सरकार या विदेशी शासन ये कभी नहीं चाहेगा कि देश के लोगों में एकता हो, तो हमें सत्ता को अपने हाथ में ही लेनी पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने लोकतंत्र की मजबूती के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का गंभीरता से समर्थन किया। उनका मानना था कि जब तक जनता के हाथ में शासन नहीं आएगा, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए जब तक शासन नहीं होगा, तब तक ये संभव ही नहीं है कि हम पिछड़े वर्गों को या दलितों को एक उनका सम्मानजनक स्थान दिला पाएँ। इसीलिए उन्होंने बाद में संविधान सभा के उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया और साथ में संविधान निर्माता तो उन्हें कहा जाता है। ठीक है,
आज की 17 भी मैंने आपको बता दिया कि इससे अनुच्छेद 17 से अस्पृश्यता का उन्मूलन, उसके बाद प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अस्पृश्यता तो किसी भी स्थिति भी कीमत में स्वीकार ही नहीं किया जाता। इसके साथ साथ ये कोशिश किया गया कि सभी जातियों को रोजगार के साधन उपलब्ध दिलाया जाए, सभी जातियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए, किसी के साथ अपमानजनक व्यवहार न किया। तो इस तरीके से देखिए मैं सामाजिक सुरक्षा कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था कि एकदम सडन चेंज हो गया था, ऐसा कुछ नहीं था। महिलाओं की स्थिति में देखिए थोड़ा सुधार की बात इसमें मैंने की, दलितों की स्थिति के, पिछड़ों वर्गों की स्थिति के सुधार की बात की। मैंने आपको इसमें कई सारे नाम बताए, अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार, उसके बाद गोपाल देशमुख, इन सब ने जाति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया। देखिए जाति के खिलाफ जो आंदोलन चले इसका मतलब नहीं कि पिछड़े वर्गों दलितों के नेताओं, बड़े वर्ग के नेताओं की जो पढ़े लिखे थे, जैसे राजा राम मोहन राय उच्च वर्ग से आते थे, लेकिन उन्होंने भी सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चला, तो उच्च वर्ग के काफ़ी लोगों ने भी इसमें अपना सहयोग दिया था। तो इस तरह सामाजिक सुधार आंदोलन के जो बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा थोड़ा अगर प्रश्न में मेंस में ही आने की संभावना, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कर लिया। देखिए 1885 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे 1905 तक बल्कि हमने काफ़ी चीज़ कर लिया। 1885 के बाद से हम और अच्छे से इसको लेकर के अगले में उदारवादी चरण को पढ़ेंगे। थैंक यू।